अच्छा, before I start this lecture on Michelson's Morley experiment, uh, I would like to revise something which I think is very important in the previous lecture. देखो, उसमें एक चीज़ हमने पढ़ा थे, लुमिनियस फेरस थे इथर. ओके, अगर किसी को डाउट है उसमें तो मैं थोड़ा और डेप्थ में बताता हूँ. क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि जहाँ भी लाइट है वहाँ ये लुमिनिफेरस इथर है. ओके, और इसका जैसे देखो पूरा यूनिवर्स का कुछ ना कुछ तो रिलेटिव मोशन होता है. नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो इन सम रिलेटिव मोशन. और मान लो इधर अपना अर्थ है, इधर सन है, और ऐसा करके घूम रहा है. अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है. तो देखो, ऐसा बोलने का मतलब है, मान लो जब अर्थ इधर था तब इधर ही मोशन कर रहा है और लुमिनिफेरस इधर का भी इधर ही मोशन है. तब हो सकता है बाई एनी चांस हमें समझ ना आए कि लुमिनिफेरस इथर का प्रेजेंस है, या फिर जब इधर रहता है ऐसा मूव कर रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन कट हो जाएगा ना. हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट का मोशन. देखो, अगर ये लुमिनिफेरस इथर है, ये लाइट को इजेक्ट करता है. हाँ, अगर ये लुमिनिफेरस इथर, ये जो सोर्स है लुमिनिफेरस इथर, इसमें अगर रिलेटिव मोशन आ जाएगा अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो ज़रूर जो लाइट का स्पीड है उसमें भी चेंज आ जाएगा. भाई, गैलीलियंस थ्योरम. कैसे चेंज आएगा? ये लुमिनिफेरस ईथर का जितना वेलोसिटी उतना लाइट का एक्स्ट्रा एक वेलोसिटी प्लस अपना वेलोसिटी. मान लो लुमिनिफेरस ईथर का वेलोसिटी इधर v है, अर्थ का इस तरफ वेलोसिटी u है, और ये तो वेलोसिटी c है. तो अर्थ को कितना देखना चाहिए, ये लाइट को कितना देखना चाहिए? सोचो, ये लाइट इस तरफ आ रहा था c वेलोसिटी से और ये v से जा रहा है. क्या करना चाहिए? तुम क्या करो, इधर v है और लाइट के इधर c वेलोसिटी है, तो लाइट का टोटल वेलोसिटी c प्लस v हो गया. अब अर्थ से हम लोग देख रहे हैं तो अर्थ का खुद का वेलोसिटी u है, तो लाइट का वेलोसिटी टोटल कितना आ जाएगा? लोग क्या बोल रहे, समझ में आना चाहिए तुम्हें. देखो, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे बताते हैं. मान लो लाइट फिलहाल रेस्ट में है, लाइट का वेलोसिटी को भूल जाओ. ओके, और अभी फिलहाल ये समझो कि अर्थ का जो u वेलोसिटी है, क्योंकि मैं अर्थ से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो अर्थ को मुझे रेस्ट में मानना है. अगर अर्थ को रेस्ट में मानता हूँ तो लुमिनिफेरस ईथर का वेलोसिटी कितना आ जाएगा? v प्लस यू. ए इंस्टेंट पे, हाँ, इंस्टेंट पे v प्लस यू आ जाना चाहिए. ये है लुमिनिफेरस ईथर का वेलोसिटी. मतलब ये पूरा सोर्स इतना स्पीड से मूव कर रहा है, उसके अंदर लाइट है तो c वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो लाइट का वेलोसिटी कितना आ जाना चाहिए? c डैश, जो होगा समथिंग v प्लस यू के साथ रिलेटेड होगा. c कैसे होगा रिलेटेड? ऐसा ये पूरा मीडियम v प्लस यू से जा रहा है और उसके अंदर c है. ओके, और उसको एमिट कौन कर रहा है? उसका अंदर कई सोर्स, सो इट हैज टू प्लस सी. सो इतना हो जाना चाहिए लाइट का रिलेटिव वेलोसिटी, है ना. ये था तब का साइंटिस्ट का मानना कि कभी ना कभी अर्थ के साथ तो रिलेटिव मोशन में आएगा ज़रूर लुमिनिफेरस में इधर, और उस इंस्टेंट पे लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़रूर चेंज हो जाएगा. और जब वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो लुमिनिफेरस ईथर है उसका वेलोसिटी v कितना है. क्यों पता चल जाएगा? देखो, c डैश में पता चल जाएगा लाइट का नेट वेलोसिटी कितना है. c पता है हमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. u पता है हमें 30 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ अर्थ. से v निकालना है तो v निकल जाएगा. तो मुझे सब पता चल गया कि कौन सी इनर्शियल फ्रेम में लुमिनिफेरस ईथर एग्जिस्ट करता है. वो अगर रेफरेंस फ्रेम मुझे मिल गया तो अब से सारा का सारा यूनिवर्स को हम लोग उस मीडियम के रेस्पेक्ट में डील कर सकते हैं. ये था साइंटिस्ट का मामला. लेकिन जब माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें पूरा साफ साफ प्रूफ हो गया कि कोई ऐसा मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता. वो हम लोग पढ़ने वाले कि कैसे हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट Michelson-Morley experiment. The purpose Michelson experiment. The purpose of this Michelson-Morley experiment or Michelson experiment एक ही बात है. The purpose of this experiment was to detect the true motion of the Earth relative to the ether. That what I said to you. Okay. Michelson in his experiment took advantage of the motion of the Earth along its orbit, which is 30 km per second. The idea of experiment was following. This was the setup. Just read, then I will explain. The light from source S was emitted in two mutually perpendicular directions.
Okay, reflected from mirrors A and B, located at the same distance L from the source S and finally returned to the point S. In this experiment, a comparison was made between the time taken by light to cover the path SAS and the time taken to cover path SBS. इस टाइम को कंपेयर करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा. तो इसका सेटअप मैं एक्चुअल दिखाता हूँ, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसका सेटअप. ये था सोर्स ऑफ लाइट. कैसे मीडियम पे ड्रॉप किया गया. अब इसको इधर जब ड्रॉप करेंगे, ठीक है, मैं अभी रे से दिखा रहा हूँ. इधर एक मिरर लगाया गया, इधर एक मिरर लगाया गया. तो ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करके इधर गया और इधर गया. अब क्योंकि मिरर है तो ये पाथ जरूर रिट्रेस करेगा. तो ये पाथ रिट्रेस किया, इधर आया, गिरा. अब इधर गिरने का मतलब क्या है, इधर हुआ. सिमिलरली ये भी पाथ रिट्रेस किया, पाथ रिट्रेस करके इधर आया. इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, इंटरफेरेंस. क्योंकि देखो, अगर पार्ट डिफरेंस में कंटिन्यूसली चेंज आता रहेगा, अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा के चेंज पे है, एन लैम्डा है, तो उधर मुझे कंस्ट्रक्टिव मिलता रहेगा. और जब भी मुझे ऐसा टाइप का मिल गया, कैसे लिखते हैं यार उसको, एन माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा ना. जब ऐसा मिल गया तो मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2. बात तो एक ही है, सॉरी यार. हाँ, तो जब इधर आ जाएगा तो हमें वो पता चल जाएगा कि उधर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है. अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है इसमें क्या चेंज है. लेकिन इस बुक पे जो है, मैं कहूँगा उसको फॉलो करो. देखो, दोनों एक्सटेंट में सेम ही टाइप का रिजल्ट निकलेगा, लेकिन ये जो बुक में है ये वाला बहुत आसान है समझने के लिए. इसमें क्या करते हैं हम लोग, उधर जो तुम देखे थे कि ये वाला पॉइंट पे इससे ऐसा ऐसा हो रहा है, इसी पॉइंट्स को लेके खेला गया था. व्हाट वाज दैट, दे अज्यूम्ड अ सोर्स ओवर हियर. इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर. ओके, it was named A and it was named B. अच्छा ये देख लेता है, मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा फिर. नो, हाँ, it's true. This is B and this is A. And what was saying that यहाँ से क्या कह रहे थे हम, हाँ, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है दोनों डायरेक्शन पे. तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सोर्स से हर एक डायरेक्शन पे लाइट मूव करता है. तो ये जाएगा इधर टकरा के वापस आएगा और इधर जाके इधर टकरा के वापस आएगा. ओके, दैट इज व्हाट रिटन हियर. यू कैन सी द लाइट फ्रॉम सोर्स एस was emitted in two mutually perpendicular directions, reflected from mirror A and B, located at the same distance L from the source, and finally returned to the source. In this experiment, a comparison was made by the time taken by the light to cover the path SAS and SBS. Okay, what they did was, देखो ये दो डिस्टेंस L था, सिमिलर रखा गया. यहाँ से लाइट छोड़ा, इधर टकरा के इधर वापस आया. हम लोग टाइम नोटिस किए, वो हम कर सकते हैं. एक फोटो डिटेक्टर इधर बैठा दो. ओके, एक फोटो डिटेक्टर इधर बैठा दो जो ये वाला लाइट को फॉलो कर सके, और एक फोटो डिटेक्टर ऐसा बैठा दो जो इधर से फॉलो कर सके. तो इधर से लाइट छोड़ो, इधर से लाइट छोड़ो, जाएगा, टकरा के आएगा. टे जब आवाज़ हुआ, समझ में आ गया कि इधर लाइट आ गया, और तब हम लोग टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो ऐसे करके हमने क्या किया, पाथ टाइम नीडेड इन पाथ परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर, एंड टाइम नीडेड इन पाथ पैरेलल निकाल लिए. नाउ लेट्स रीड व्हाट वाज दैट रिजल्ट. So let us suppose that at moment of the experiment the setup moves together with the earth so that its velocity v relative to ether is directed along SA. If the velocity of light obeys the conventional law of velocity composition, light moves along path SA will with the velocity c minus v relative to the setup, and in reverse direction with the velocity c plus v. Okay, then the time spent by the light to traverse the path SAS is equal to t parallel is said as this. What is it saying is, let me show you. See, ये वाला डिस्टेंस है L,
एस से ए तक। ओके, अब देखो ये जो सेटअप है ये अर्थ पे है ना, मतलब ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है, इधर अर्थ है, अर्थ पे एक कहीं पर जगह पर, ये एक्चुअली इक्वेटर पे भी किया गया था, इक्वेटर पे किया गया था बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि उधर 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है स्पीड। तो इस पोजीशन पे है और ये घूम रहा है, ए एस है, ए है, ए बी है। तो एस ए की तरफ जो वेलोसिटी है अर्थ का वो है बी, और बी की तरफ कुछ नहीं है। तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगा उसका रिलेटिव मोशन, अगर गैलीलियन रिलेटिविटी लाइट भी फॉलो करता है तो उसका रिलेटिव मोशन कैसा होना चाहिए, जब वो जाएगा तब उसका वेलोसिटी सी माइनस ऑफ वी होना चाहिए। ऑब्वियसली फ्रॉम रिलेटिविटी यू कैन सी इस तरफ जा रहे सी, और इस तरफ अर्थ भी जा रहे वी वेलोसिटी से। मतलब देखो यहाँ से एक लाइट निकला, मान लो यहाँ से एक लाइट निकला और उसको इधर पहुँचना है, इस पॉइंट पे पहुँचना है। अगर सी वेलोसिटी से आता है तो जल्दी पहुँच गया। अगर दो ये भी कुछ वेलोसिटी से आ रहा है लाइट और मैं ये भी मूव कर रहा है तो टाइम लगेगा ना आने में, मीट करने में। ये जब तक ये लाइट जब तक यहाँ तक पहुँचा सोचा और थोड़ी देर है, ये तब तक थोड़ा और मूव कर गया। सो सी माइनस वी, और जब आएगा तब सी प्लस वी, वही सी प्लस वी। अब देखो मान लो इस लाइट को इस हद तक पहुँचना है, यहाँ से लाइट निकलेगा इस हद तक पहुँचना है। अब ये लाइट निकला यहाँ तक आया, जब तक मैं इसको थोड़ा इस तरफ लेके आ गया, फिर ये यहाँ तक जो है इस तरफ लेके आ गया, फिर और थोड़ा जब है मैं लगा ही दिया, तो बहुत जल्दी मैच हुआ कांस्टेंट रहने से, है ना। मतलब अगर मैं ऐसा हाथ रखता जितना टाइम लगता उससे बहुत जल्दी मीट हुआ जब मैं ऐसा किया, पास लेता गया। सो दैट इज व्हाट मीन बाय सी प्लस पी, मतलब वेलोसिटी बढ़ गया। सो व्हाट विल बी द टाइम इन मूविंग पैरेलल डिस्टेंस, यू मस्ट से व्हाट इज इट। एक है एल डिवाइडेड बाई सी माइनस वी, जो ये वाला टाइम, प्लस एल डिवाइडेड बाई सी प्लस वी। सो इसको तुम कर लोगे तो तुम्हें दिखेगा, नीचे आएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एल सी, और एल सी बच जाएगा तो 2LC। सो टी पैरेलल इज 2LC बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एंड सिमिलरली टी परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। अब देखो जब टी परपेंडिकुलर निकालेंगे, यहाँ एस है और ये पॉइंट है बी, ओके, इस तरफ है वेलोसिटी वी, लाइट जा रहा है ऐसा सी। तो जब तक ये लाइट निकलेगा इधर से तब तक ये बी पॉइंट इधर आ चुका होगा, एस भी आ चुका होगा, तो लाइट तब यहाँ से फिर निकलेगा। मतलब क्या सब बता रहा हूँ, रुको कैसे बताएं। देखो मान लो ऐसा सिस्टम है, यहाँ से लाइट निकले इधर पहुँचना है और ये ऐसा ऐसा जा रहा है, तो लाइट का मोशन कैसा होगा, ऐसा करके होगा ना, ऐसा होगा। सो हम क्या करेंगे, रिलेटिव निकाल लेंगे। तो रिलेटिव कितना आना चाहिए, ये बी है ये सी है, तो ये आना चाहिए रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस कितना है, एल है। तो इधर टी परपेंडिकुलर आ गया 2L डिवाइडेड बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि आने और जाने में एक ही टाइम लगने वाला है। कैसे उसका मोशन होगा पता, ऐसा जाएगा और नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा। तो तुम अगर निकालोगे ऐसा करके तो तुम्हें दिखेगा जो ये वाला ये पार्ट है ये सी है, और ये वाला पार्ट भी है, और ये वाला पार्ट भी भी है। तो इसका रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये वाला भी सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, सो टी परपेंडिकुलर मिल गया और टी पैरेलल मिल गया। लेट्स राइट देम, टी पैरेलल इज इक्वल टू 2LC बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड टी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2L बाई रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो इधर देखो 2L बाई रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और उसको थोड़ा इज्जतदार फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा 12 बाई सी करके लिख के, चलो हम भी लिख लेते हैं। तो टी पैरेलल को अगर वैसे करके लिखते हैं तो उसका फॉर्म कैसा आ जाएगा, टी पैरेलल विल बी इक्वल टू 2L बाई सी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, देख लो तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाने वाला है, और जैसे इधर है, और नीचे एक सी स्क्वायर रहेगा, सी और सी स्क्वायर कटेगा तो सी बचा, सी ऊपर गया, ऐसा फॉर्म आ गया। टी परपेंडिकुलर क्या होगा, 2L बाई सी इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, 1 माइनस। ओके, सो वेट अ मिनट,
एक गलत चीज़ हो चुका है, ये प्लस नहीं माइनस होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ क्यों होगा। क्योंकि देखो एक गलती हो गई है मेरे से, मतलब गलती भी नहीं, ठीक है बताते हैं क्या हुआ। देखो ये एल है, हमें निकालना है कि इस डायरेक्शन में कितना टाइम लगता है, ना कि ये डायरेक्शन पे। ओके हमें निकालना था इस डायरेक्शन में कितना निकलता है। अब लाइट का स्पीड सी इस डायरेक्शन पे है, क्यों? क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, ऐसा करके मोशन हो रहा है ना, तो लाइट कैसे जाएगा, ऐसा करके ही आएगा। लाइट का स्पीड इस डायरेक्शन पे है सी, और इस डायरेक्शन पे अर्थ का मोशन है भी। इस डायरेक्शन पे कितना वेलोसिटी है वो हमें निकालना है। वो मैं अगर मतलब पाइथागोरियन थ्योरम लगाओ तो वहाँ से मिल जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मुझे इस स्पीड से मतलब है, क्योंकि इसी स्पीड से ये एल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब देखो ये सी है ना, ये सी का एक कंपोनेंट इस तरफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए सी का एक कंपोनेंट इस तरफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो कंपोनेंट इस तरफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, ऐसे करके समझ सकते हो, क्योंकि वही डिस्टेंस कवर करने वाला है एल डिस्टेंस को। अगर तुम पढ़े हो उधर स्विमिंग क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में, तो उधर तुम देखे हो कि ऐसा होता है ना, ऐसा दोनों एज पे खड़े होते हैं, तो ऐसा आदमी कूद देता है, तो आदमी का जो इस तरफ का वेलोसिटी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इस पॉइंट से कितना दूर पे पहुंचे, है ना। सिमिलरली डेट वाज आई एम सेइंग, इस कंपोनेंट के ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो एल डिस्टेंस को कितना जल्दी कवर कर सके। ओके सो एक बिट ऑफ चेंज, दिस टी परपेंडिकुलर विल बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, आई एम सॉरी रेस्टोरेंट, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या बोला जाता है। सो दे आर सेइंग that comparing the expression of t parallel and t perpendicular, we see that light must take different time periods to cover these paths. By measuring the difference t parallel minus t perpendicular, the velocity of the setup, that is earth, relative to the ether can be determined. Yes, we can do that. Why you can do that? सोचो अगर मैंने कहाँ गया मेरा सिस्टम, अगर मैंने इधर ये जो सिस्टम है इसका इधर का मोशन मान लो इस तरफ था कुछ या इस तरफ था कुछ, तो इसका एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरफ के लिए और इसका दूसरा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरफ के लिए। यानी कि इधर का मोशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एस ए बी का टाइम के लिए, एस बी एस का टाइम के लिए, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एस ए एस का। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस से, फर्क से मुझे पता चल जाएगा कि स्पीड ऑफ इथर या इथर का नेचर कैसा है, isn't it? Despite the fact that the time difference was expected to be extremely small, the setup was capable of observing that difference using a very sensitive interferometer technique. For all that, result of experiment proved to be negative, but time difference was not detected. यानी कि जो हमने सोचा था कि एस बी एस और एस ए एस में टाइम डिफरेंस आएगा, दैट इज टी पैरेलल और टी परपेंडिकुलर में एक डिफरेंस आने वाला है। आइदर टी परपेंडिकुलर ग्रेटर होगा टी पैरेलल से और टी पैरेलल ग्रेटर होगा टी परपेंडिकुलर से, कुछ ऐसा होने वाला है। दोनों में से कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, टी परपेंडिकुलर इक्वल टू टी पैरेलल हो गया, नेगेटिव रिजल्ट आया। Surely by sheer accident the earth could happen to be motionless relative to the ether at the time when the experiment was conducted, but then in half of a year, for example, the earth velocity would have reached 60 km per second. The repetition of the experiment in a half of a year however did not bring the result expected. यानी कि देखो किधर क्या बोला गया, हो सकता है जब ये एक्सपेरिमेंट हो तभी बाई चांस ड्यू टू एनी रीजन जो अर्थ है उसका रिलेटिव मोशन ईथर के साथ जीरो हो गया हो, है ना। ईथर और अर्थ एक ही तरह से मूव कर रहा था, हो सकता है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। बहुत मतलब मिसफॉर्चुनेट थे माइकलसन, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारा का सारा साल वो एक ही साथ मूव कर रहा है, नहीं होने वाला है, क्योंकि ईथर तो सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, पूरा वर्ल्ड के लिए, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए, तो कभी ना कभी तो डिफरेंस आना चाहिए। तो वो कभी ना कभी कभी नहीं हुआ, मतलब कभी भी अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया थ्रू आउट द ईयर, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, हर एक टाइम में दोहराया गया, हर एक टाइम में सेम रिजल्ट, टी पैरेलल इक्वल टू टी परपेंडिकुलर, देन दे नोटिस यस देयर इज समथिंग जादू, कुछ अच्छा चीज, मतलब कुछ अलग हो रहा है जरूरी था। मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सेम काइंड परफॉर्म लेटर corroborated the original result. Okay, I don't know how to pronounce this.
कोरोबोरेटेड हम बोल देते हैं। द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन एक्सपेरिमेंट कॉन्ट्राडिक्टेड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो झूठा हो गया, इधर वेलोसिटी कंपोजिशन करके देखे अलग आना चाहिए था टाइम, लेकिन वो तो गलत आ गया। इट इज ऑल्सो शोड दैट द मोशन रिलेटिव टू ईथर कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ लाइट सोर्स सिंस इट्स मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईथर इज डिफरेंट एट डिफरेंट सीजन्स ऑफ ईयर। दो रीडिंग्स लेके, एक कि हम ईथर का मोशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बाद में तुम देखोगे साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ईथर बोल के कुछ नहीं होता, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल माइकलसन ने बोला था कि हम लोग कभी भी कोई भी मतलब जो ईथर है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसका मोशन के बारे में कुछ रिजल्ट नहीं निकाल सकते। और दूसरा रीडिंग जो लाइट है जो कि लुमिनिफेरस ईथर निकालता है, मतलब ऐसा तो माना जाता था क्योंकि न्यूटन्स लॉ था, तो जो लाइट है जो लुमिनिफेरस ईथर निकालता है वो इंडिपेंडेंट है ईथर से, मतलब इंडिपेंडेंट है उसका सोर्स, खुद ही सोर्स से, उससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नाउ यू कैन सी कहाँ थे हम, and the velocity of light is independent of motion of light source since its motion with respect to ether is different at different seasons of year. Some astronomical observation also point to the fact that velocity of light does not depend on velocity of a source. Okay, मतलब डबल स्टार एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में यही सेम चीज़ देखा गया कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है सोर्स के वेलोसिटी पे। ए नंबर ऑफ स्पेशल एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट लेटर गेव दी सेम एविडेंस। मैं ये सारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो इसमें नहीं रहेगा, स्पेशल थ्योरी में वो अलग बनाऊंगा एक तो प्ले लिस्ट, तो उसमें तुम दे सकते हो। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th century थियोरेटिकल experimental physics faced a serious challenge. On one hand, the theory predicted various effects permitting the principal reference frame to be distinguished from the great number of inertial frames. On the other hand, persistent attempts to detect these effects experimentally inevitably terminated in failure. यानी कि गैलीलियन थ्योरी से इतना पता चला कि जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स है उसको तो फर्क, उसमें तो तुम कोई फ़र्क नहीं बता सकते, लेकिन तुम एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में रह के कोई भी दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम ज़रूर ढूंढ सकते हो। ओके, एज यू कैन सी इन दिस वेयर ही हैज रिटन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ मैकेनिक्स, ऑल लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर आइडेंटिकल टू दिस रेफरेंस फ्रेम। ओके, सारा का सारा रेफरेंस फ्रेम में सारा लॉ ऑफ मैकेनिक्स सेम रहता है, मतलब उनको तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन उधर रह के तुम जरूर एक एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम ढूंढ पाओगे बाय ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल मैकेनिक्स तो है नहीं, तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स उधर ट्रू होता है, लेकिन लॉ ऑफ ऑप्टिक्स तो ट्रू होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन बार बार इस सेम चीज को दोहराने से एक्सपेरिमेंटली फेलियर आ रहा था। द एक्सपेरिमेंट परफेक्टली कॉन्फर्म द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ ऑल फेनोमेना इंक्लूडिंग दोस विच आर थॉट इनकॉम्पेटिबल विद दैट प्रिंसिपल। मतलब ये कंफर्म कर दिया ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ तो होने वाला है, मतलब वो सही है ऐसा टाइप का तुम सोच सकते हो। A few attempts were ventured to explain the negative outcome of Michelson experiment and some of other similar experiments in terms of classical mechanics. However, all of them turned out to be unsatisfactory in final analysis. मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया जो दिखाना चाहता था कि माइकलसन एक्सपेरिमेंट शायद कुछ ऐसा ऐसा फॉल्ट हुआ हो, लेकिन सारा का सारा फेल हो गया, यानी कि सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था क्योंकि हमें रियलिटी के बारे में नहीं पता था कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। The cardinal solution of this solution was provided by Einstein's theory of relativity. Now we'll read Einstein's theory of relativity. So thank you. Let's meet in the next lecture.